जय हिंद दोस्तों। 1 फरवरी सन 2003 ईस्वी को पूरी दुनिया अंतरिक्ष यान कोलंबिया के 16 दिनों के अंतरिक्ष में रहने और शून्य ग्रेविटी में काम करके वापस पृथ्वी पर लौटने का इंतजार कर रही थी। इस स्पेस यान में कुल 7 लोग सवार थे। सभी की निगाहें इस अंतरिक्ष यान पर टिकी हुई थी कि कब यह पृथ्वी पर वापस लौट कर आता है। नासा के स्पेस एजेंसी कैनेडी स्पेस एजेंसी के द्वारा इस यान को अच्छे से कम्युनिकेट भी किया जा रहा था। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक इस स्पेस यान की इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाती है। नासा के स्पेस एजेंसी से इनका कम्युनिकेशन लिंक भी टूट जाता है। अब स्पेस एजेंसी के द्वारा पुनः इनसे लिंक साधने की कोशिश की जाती है, लेकिन सफलता हाथ नहीं आती है। अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी अचानक कुछ लोगों को अंतरिक्ष में कुछ ऐसा गिरता हुआ दिखाई दिया। एक बड़ी सी रोशनी की तरह कुछ तो था जो नीचे पृथ्वी की ओर गिर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई उल्का पिंड हो। पृथ्वी के निकट आते आते यह कई टुकड़ों में बट गया। लोग देखकर आश्चर्य थे कि ऐसा क्या है जो एक तेज रोशनी होकर और छोटे से टुकड़ों में बट करके जगह जगह गिर रहा है। इस स्पेस यान में सवार कुल 7 लोगों की अचानक मौत हो जाती है। इनके शरीर के टुकड़े अंतरिक्ष यान के साथ टेक्सास शहर पर बरसने लगे। इस घटना के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने पूरे देश को एड्रेस भी किया। Fellow Americans, this day has brought terrible news. At 9 o'clock this morning, lost contact with our space shuttle Columbia. सफल कहलाने वाला अभियान एक भीषण सत्य बन गया। इस घटना को कोलंबिया डिजास्टर के नाम से जाना जाता है और यह मिशन STS-107 के नाम से जाना जाता है। STS यहाँ पे शॉर्ट नाम है, जिसका पूरा नाम स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। इस अंतरिक्ष यान में सवार कुल 7 लोगों में 6 लोग तो हमारे लिए उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वह है भारत की इकलौती साहसी बेटी कल्पना चावला। इसी दिन भारत ने एक वीर साहसी बेटी को अचानक खो दिया। आखिर क्या हुआ था उस दिन, क्यों हुआ इतना बड़ा यह हादसा, इसकी चर्चा हम इसी वीडियो में आगे करेंगे। आइए थोड़ा सा हम सबसे पहले कल्पना चावला के प्रारंभिक जीवन के बारे में समझते हैं। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 ईस्वी में हरियाणा के करनाल में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और माता का नाम संजयोति देवी था। ये 3 भाइयों में केवल एक अकेली बहन थी और बचपन में सभी इन्हें मोन्टू के नाम से पुकारते थे। कल्पना चावला ने अपना नाम खुद कल्पना चावला रखा, जिसका अर्थ होता है टू इमेजिंग, यानी इमेजिंग करना, कल्पना करना। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली बात यह है कि कल्पना चावला का जन्म उस समय हुआ था, यानी 1962 ईस्वी में, जब हमारे समाज में लड़कियों के एजुकेशन पर उतनी ज़्यादा ध्यान नहीं दी जाती थी। लोग अपने लड़कियों को कहीं दूर पढ़ने के लिए भेजा भी नहीं करते थे। आज भी हमारे समाज में बहुत जगह एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा कि लोग लड़कियों के एजुकेशन पर उतने ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि अब समय बदल चुका है, अब ऐसा देखने को बहुत कम ही मिलता है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कल्पना चावला का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था कि उस समय जो है ना, इनके लिए समाज से लड़ करके निकलना, कहीं दूर जाके पढ़ाई करना और इतने बड़ी रिसर्च सेंटर, नासा जैसे रिसर्च सेंटर में काम करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन में होती है और जब कल्पना ने 8वीं कक्षा में पहुंचा तब इन्होंने इंजीनियर बनने का इच्छा को प्रकट किया। इनके मां ने इनके भावनाओं को समझा और इनका साथ भी दिया, लेकिन इनके पिता बनारसी लाल चावला इन्हें शिक्षक या डॉक्टर बनाना चाहते थे। अब कल्पना चावला ने पंजाब के इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करती हैं और उसके बाद 1986 ईस्वी में ये अपनी आगे की पढ़ाई के लिए हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चली जाती है। अब यहाँ पर इनके पिता की थोड़ी भी सहमति नहीं होती है कि उनकी लड़की फॉरेन कंट्री चले जाए केवल पढ़ाई करने के लिए। अब यहाँ पर अमेरिका में ये टेक्सास यूनिवर्सिटी से अपनी PhD की डिग्री को प्राप्त करती है और उसके बाद कोलोराडो यूनिवर्सिटी से इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त कर ली।
और 1988 ईस्वी में कल्पना चावला ने नासा में पावर्ड लिफ्ट कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त कर लेती है। यह साइंस में एक ऐसा ब्रांच माना जाता है जिसके तहत हवाई जहाज के विंग्स पर लगने वाले हवाओं का ड्रैग, उनका डायरेक्शन के बारे में अध्ययन किया जाता है। और 1991 ईस्वी में इन्हें अमेरिका की नागरिकता भी मिल जाती है और फाइनली 1994 ईस्वी में इन्हें पहली अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना जाता है। 1997 ईस्वी में कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल महिला बनी और 1997 के अंतरिक्ष मिशन में कल्पना चावला STS-87 मिशन का एक हिस्सा बनकर पृथ्वी की लगभग 252 परिक्रमा करके वापस चली आती है। कल्पना चावला को कई प्रकार के वायुयान उड़ाने का भी स्किल प्राप्त था, जैसे एरोप्लेन, ग्लाइडर, शिप प्लेन, ये सारे प्लेन ये उड़ाना अच्छे से जानती थी। 16 जनवरी सन 2003 ईस्वी में कोलंबिया स्पेस शटल अंतरिक्ष में जाने के लिए कनाडाई स्पेस एजेंसी के द्वारा सुबह में रवाना किया जाता है। इस मिशन को STS-107 के नाम से जाना जाता है और यह अपने 28वें मिशन की शुरुआत करता है और फाइनली यह 16 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने के बाद 1 फरवरी सन 2003 ईस्वी को यह पृथ्वी पर लौट रहा था, तभी यह घटना अंजाम होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है, तो ऐसा क्या हो गया था जिसके वजह से इतना बड़ा इतिहास में लंबा डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। जब यह स्पेस शटल अंतरिक्ष के लिए टेक ऑफ करता है तो मात्र अभी 81.7 सेकेंड ही हुआ था टेक ऑफ किए हुए। उस समय अभी इसकी पृथ्वी से दूरी बताई जाती है 65,600 फीट और इसकी स्पीड एस्टिमेट की जाती है 1650 मील पर आवर। तभी अचानक इसके फ्यूल टैंक से एक फोम का टुकड़ा टूटकर इसके लेफ्ट विंग से जाकर टकराता है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आखिर यह फोम का टुकड़ा आया कहाँ से, कैसे टूटकर इसके लेफ्ट विंग से जाकर टकराया। दरअसल किसी भी स्पेस यान या रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने से पहले लॉन्चिंग पैड पर उसे कई घंटों पहले ही रख दी जाती है ताकि उसकी अच्छे से टेस्टिंग हो पाए और इसी कारण उसके फ्यूल टैंक से तेल गर्म न हो पाए। इसे बचाने के लिए उसके फ्यूल टैंक पर एक बाहरी इंसुलेटर परत चढ़ा दी जाती है और इसी परत से एक छोटा सा फोम का टुकड़ा टेकअप करते समय इसके लेफ्ट विंग से जाकर टकराता है और इसी कारण सारी घटनाएं होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी हादसा एक छोटे से फोम के टुकड़े से कैसे हो सकती है। जिस समय यह फोम का टुकड़ा इस स्पेस यान के लेफ्ट विंग से जाकर टकराता है तो उस समय इसकी स्पीड एस्टिमेट की जाती है 3000 किलोमीटर प्रति घंटा। वो आप सोच सकते हैं कि 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक छोटा सा फोम का टुकड़ा अगर किसी से जाकर टकराता है तो कुछ न कुछ तो क्षति जरूर पहुंचा सकता है। और यही छोटी सी भी घटना हुई थी उस टाइटैनिक जहाज में जो उसके डूबने का कारण बन चुका था। वह टाइटैनिक जहाज जो दुनिया का सबसे बड़ा अनसिंकेबल जहाज था और उसकी बाहरी परत जो है स्टील की मोटी मोटी कोटिंग की गई थी मजबूत परतों से और वह केवल बर्फ के पहाड़ के टुकड़े से टकराया था और उसके अंदर छेद हो गया था जिससे पानी भरना शुरू हो गया था और टाइटैनिक जहाज देखते देखते 2 खंडों में बट गया था। तो इसीलिए एक छोटी से छोटी घटना भी कभी कभी बड़े से बड़े काम को अंजाम दे देती है। जिस समय यह फोम का टुकड़ा इस स्पेस शटल के लेफ्ट विंग से टकराता है तो टकराते क्रम में ही उस जगह पर थोड़ा सा क्रैक कर देता है। क्योंकि जितने भी जहाज अंतरिक्ष यान में जाते हैं उनके बाहरी परत पर एक इंसुलेटर कवर चढ़ाई जाती है ताकि बाहरी हवाओं से, गर्म हवाओं से रक्षा हो पाए। क्योंकि पृथ्वी के बाहर जाने पर हवाएं बहुत गर्म होती है, वायुमंडल भीषण गर्म होता है और जब कोई अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ लौटता है तो वायुमंडल में जैसे प्रवेश करता है तो बाहर की हवा इतनी ज़्यादा गर्म होती है। एक छोटा सा उल्कापिंड जब ऊपर से गिरता है पृथ्वी की ओर तो हवाओं में जैसे ही वो वायुमंडल में ये प्रवेश करता है तो इसके हवा के ड्रैग से ही उसमें अंदर आग पैदा हो जाती है और वह उल्कापिंड जलना शुरू कर देता है। तो सोच सकते हैं कि वायुमंडल में कितनी गर्म हवाएं होती होगी जब कोई चीज ऊपर से पृथ्वी की तरफ गिरता होगा। और यही एक छोटा सा हुआ क्रैक आगे चलकर एक बड़े से घटना का कारण बन गया। सब कुछ अभी ठीक चल रहा था और यह स्पेस शटल अंतरिक्ष में 16 दिनों तक रहकर वहां पर शून्य ग्रेविटी में काम करके और वापस लौट ही रहा था। जैसे ही यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है
तो धीरे धीरे हवाओं के ड्रैग की वजह से एक छोटा सा क्रैक एक बड़े से सूटकेस के बराबर होल बन जाता है और इसके माध्यम से बाहर की गर्म हवाएं, जिसका तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस था, वो अंदर स्पेस यान में प्रवेश करना शुरू कर देता है। स्पेस यान में भीषण गर्मी के कारण वो पूरा स्पेस यान आग की चपेट में आ जाता है और देखते ही देखते 7 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि यह फोम स्ट्राइक एक पहली घटना थी। दरअसल जितने भी स्पेस यान या रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है तो उनके फ्यूल टैंक पर यह हमेशा फोम का टुकड़ा मानव निर्मित ही चढ़ाया जाता है, जिससे कि तेल गर्म होने से बच जाए। 1981 से 2003 तक की अगर डाटा देखा जाए तो कुल 113 शटल उड़ान हुई है, जिसमें 79 बार फोम स्ट्राइक भी हुआ है और इसके बाद भी शटल सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आया। लेकिन शायद यह पहली ऐसी क्षति हुई जो इस लंबे इतिहास का एक कारण बन गया। और इस फोम स्ट्राइक की जानकारी स्पेस एजेंसी को होने के बाद भी ये इसे कॉमन घटना मानकर इस स्पेस यान के मुख्य पायलट रिक हसबैंड को सूचना नहीं देते हैं। इस घटना के बाद शटल कार्यक्रम पर 2 साल के लिए रोक लगा दी जाती है और इसे कठोर जांच भी किया जाता है और जांच बोर्ड के द्वारा यह बताया जाता है कि इस अंतरिक्ष यान की किस्मत उसी समय तय हो जाती है जब यह अंतरिक्ष के लिए टेक ऑफ करता है। अब इस बयान से एक चीज पता चल रहा है कि इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं मानवीय नजरअंदाज भूल ही है, क्योंकि अगर इस घटना की यानी फोम स्ट्राइक की जानकारी कैप्टन रिक हसबैंड को दे दी जाती तो शायद कुछ बचने का चांस होता, कुछ न कुछ उपाय लग जाता। और इस छोटी सी घटना ने भारत की एक होनहार बेटी कल्पना चावला को भारत से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। भारत सरकार के द्वारा कल्पना चावला के नाम पर कई ऐसे भवनों का निर्माण भी कराया गया है, कई ऐसे चीज़ों का नाम भी बदला गया है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है मेटसैट सैटेलाइट। भारत के द्वारा छोड़ा गया मौसम की जानकारी को पता करने वाला मेटसैट सैटेलाइट, इसे प्रधानमंत्री के द्वारा 5 फरवरी 2003 ईस्वी को कल्पना 1 रखा गया। इसके अलावा हरियाणा में एक तारामंडल जिसका नाम कल्पना तारामंडल रखा गया। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल को कल्पना गर्ल्स हॉस्टल के नाम पर रखा गया और कर्नाटक सरकार के द्वारा युवा महिला वैज्ञानिक को कल्पना अवार्ड दी जाती है। कल्पना चावला अक्सर यह कहा करती थी, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ और अंतरिक्ष में ही अपनी अंतिम सांसें लूंगी। आई होप आपको इस वीडियो में यह टॉपिक कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा और ऐसे वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।